हेलो एंड वेलकम बैक। हमने अब तक क्या क्या देखा है, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या लिखा जाता है, और बैलेंस शीट कैसे बनता है और उसमें क्या क्या लिखा जाता है। ये सब फॉर्मेट वाइज हमने देखा है। हाउ टू क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू क्लोज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाउ द बैलेंस शीट गोना टैली, ये सब अपना पार्ट हो गया। नाउ we'll discuss a very important thing, that is adjustments। मीनिंग क्या है उसका, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि फाइनल अकाउंट्स में हमें कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कैसा रहता है। ऑब्वियसली 11th स्टैंडर्ड यू डिड इट, बट स्टिल अगेन विल रिवाइज कि अ क्वेश्चन ऑन फाइनल अकाउंट्स हैज टू पार्ट्स। दो पार्ट में आता है। पहला पार्ट कौन सा, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया है, खुद से बनाया है। क्या बनाया आपने? ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लेजर बैलेंसेस, राइट। सो ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, जहां पे डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस दिया जाएगा। इट डज नॉट मीन कि ये सेम सिमिलर टाइप का रहेगा, शायद आपको वो जर्नल टाइप का ट्रायल बैलेंस भी दिया जा सकता है। दिस इज अ लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो कोई भी ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाएगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस। और दूसरा आपको क्या दिया जाएगा? तो दूसरा आपको दिया जाएगा एडजस्टमेंट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रायल बैलेंस क्या है सर, हमने खुद बनाया था 11th स्टैंडर्ड में, वी नो। बट एडजस्टमेंट्स क्या है? सो एडजस्टमेंट्स ये देखो कुछ इस तरीके से आपको ये एडजस्टमेंट्स आता है। 11th स्टैंडर्ड याद करो, ठीक है। सो व्हाट आर एडजस्टमेंट्स सर, ये एडजस्टमेंट्स होता क्या है? तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट इज आइदर अनरिकॉर्डेड और रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। या तो वो ट्रांजैक्शन हमने लिखा ही नहीं था, स्किप हो गया था अपने से व्हाइल राइटिंग बुक्स, या हमने लिखा लेकिन रॉन्गली रिकॉर्ड किया, रॉन्ग रिप्रेजेंट किया। सो एडजस्टमेंट्स आर अनरिकॉर्डेड और रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अभी अगर अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो फिर उसको करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, टू ascertain ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड, इनकॉर्पोरेटेड। अगर जैसे मैंने बोला, रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, रॉन्ग रिकॉर्ड किया तो उसको करेक्ट करके रिकॉर्ड करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ये करना बहुत जरूरी है। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता है उसका एक इफेक्ट हम फाइनल अकाउंट्स में देते हैं, और एडजस्टमेंट का हम हमेशा दो इफेक्ट देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, दो इफेक्ट देना मतलब कहीं दो जगह पे लिखना, ऐसा नहीं होता। दो इफेक्ट मतलब जितना डेबिट दिया इफेक्ट, उतना ही क्रेडिट का इफेक्ट आपको देना है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हाँ, यूजुअली जब एडजस्टमेंट्स करते हैं हम दो इफेक्ट का मतलब यही जानते हैं कि सर मेरे पास ना 6 साइड है सर। कौन सा 6 साइड? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट क्रेडिट 4 साइड हो गया, और एसेट और लाइबिलिटी, ये 6 साइड है। उसमें से कोई तो दो साइड में मुझे लिखना है, करेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा स्मार्टली लिखो ना। डेबिट जितना है उतना ही क्रेडिट आना चाहिए। मतलब हर एडजस्टमेंट में आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जितना डेबिट लिखा है उतना ही क्रेडिट दिया है क्या। सो प्लीज लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे जो है क्लोजिंग स्टॉक। लगभग हर एक क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आपको रहेगा ही रहेगा। सो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वो कहां पे लिखना है, ये हमने एक बार देखा है व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। सो लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन। सो अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सच स्टॉक इज नॉट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि अभी तक वो सेल ही नहीं हुआ है, करेक्ट। फॉर द करंट ईयर दस इट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे अभी अभी मैंने बोला, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त हमने देखा है कि क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट क्या जाता है। सो ऑब्वियसली एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो आपको पता था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट जाएगा। दूसरा, इट हैज सर्टन वैल्यू, सो इट इज एन एसेट। जो भी मेरा स्टॉक बचा है ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के लिए आई विल यूटिलाइज दैट, so it is my property unless until I sell it, correct। या खराब हो जाएगा तो फेंक दूंगा या जो भी है, but till then it is my property, so it is asset। my मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी, मेरा खुद का नहीं है। so एसेट में हमें लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आ गया आपके लिए, ये जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, हाउ विल रिप्रेजेंट इट। सो पहले समझ लो,
क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड और रिकॉर्डेड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये भी आपको पता है 11th में भी आपने किया रहेगा। सो 11 में हमने प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट किया था, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट ये हम डिसाइड करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम है उसमें ही लिखना है, टेंशन ही नहीं, ठीक है। मार्केट प्राइस कम है तो वो लिखो, कॉस्ट प्राइस कम है तो वो लिख दो। दोनों प्राइस दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक का एक ही प्राइस दिया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो प्राइस लिख दो, ठीक है। दोनों प्राइस दिया है या दोनों प्राइस डिराइव हो सकता है, कभी कभी डायरेक्टली नहीं देंगे, कुछ आपको परसेंटेज या उस हिसाब से देंगे। दोनों प्राइस अगर डिराइव हुआ तो दोनों प्राइस निकाल लो, उसमें से जो लोअर अमाउंट है वो ये दोनों जगह पे लिख दो। बच्चों एक बात याद रखो कि हमें सेम अमाउंट दोनों जगह पे लिखना है। कई बार क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर में जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में हम दोनों अमाउंट डिराइव तो कर लेते हैं, एक जगह पे एक अमाउंट लिख देते हैं, दूसरे जगह पे दूसरा अमाउंट लिख देते हैं। नहीं, ऐसे आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, समझ लो। आपको सेम अमाउंट दोनों साइड पे लिखना है, और कौन सा सेम अमाउंट? जो लोअर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे इफेक्ट दिखेगा आपके बुक्स में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन क्रेडिट साइड विल राइट क्लोजिंग स्टॉक, ऑब्वियसली बाय क्लोजिंग स्टॉक, और हम बनाएंगे बैलेंस शीट, उसमें एसेट साइड पे हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज द इफेक्ट वी हैव। अभी क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या आएगा, ये इफेक्ट जो दे रहा है उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? सो जर्नल एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो हमने 11th स्टैंडर्ड में जर्नल से लेजर बनाया, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप पहले लेजर बना रहे हो, फिर शायद आपको लगेगा कि नहीं इसका जर्नल एंट्री क्या है, कर सकते हैं हम, ठीक है। क्या जर्नल एंट्री है? देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है कि नहीं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री में क्रेडिट होने वाला है, तो डेबिट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा। देखो यही एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप जानते हैं क्या है? डेप्रीसिएशन। इसका मीनिंग आप जानते हैं। मैंने क्यों बोला जानते हैं? क्योंकि पूरा चैप्टर किया 11th स्टैंडर्ड में डेप्रीसिएशन नाम का, है ना। तो डेप्रीसिएशन का मीनिंग अगर आपको समझता है तो बहुत आसान हो जाएगा ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने में। सो व्हाट इज डेप्रीसिएशन? इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, बराबर ना। वेयर एंड टेयर मतलब क्या? फ्रीक्वेंट यूज की वजह से। देखो इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ सच एसेट। तो अगर फिक्स्ड एसेट रिड्यूस, ऐसा मीनिंग ही है डेप्रीसिएशन का, तो पहला इफेक्ट तो हम क्या देंगे? एसेट से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन का अमाउंट। इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट दस डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट। सो देखो एसेट से माइनस करेंगे, ये पहला इफेक्ट आ गया। जो भी फिक्स्ड एसेट दिया है, जिसपे भी डेप्रीसिएशन बोला है, हर एक एसेट से हम वो डेप्रीसिएशन पर्टिकुलर माइनस करते जाएंगे। और फिर सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? सो एक बात तो है ये रिडक्शन इन वैल्यू है, बट दूसरी बात ये भी तो है कि ये अपने लिए लॉस है, मेरा एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज लॉस। सो इट इज लॉस और एक्सपेंडिचर यू कैन से फॉर द ईयर एंडेड। तो अगर लॉस है, एक्सपेंडिचर है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर या फिर सेलेबल कंडीशन में लाने का नहीं है, मतलब ये इनडायरेक्ट है, और अगर इनडायरेक्ट है तो कहां पे आएगा? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। सो डिप्रीसिएशन का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। देखो आप बैलेंस शीट बनाओगे, एसेट लिखोगे, उसमें से डिप्रीसिएशन का जो भी वैल्यू दिया रहेगा या जो परसेंटेज दिया रहेगा, एज पर दैट कैलकुलेट करके वो माइनस कर दोगे। और दूसरा इफेक्ट आप दोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड यू विल राइट टू डिप्रीसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। अभी अगर जर्नल एंट्री का बात करेंगे, जर्नल एंट्री, तो डिप्रीसिएशन का देखो दो जर्नल एंट्री होगा। 11th स्टैंडर्ड वापस याद करो, मैं कितना भी हम आगे बढ़े, मैं 11th स्टैंडर्ड को आपको याद करवाते रहूंगा। 11th स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग जो हमने किया 11th स्टैंडर्ड में, बिकॉज दैट इज बेस। सो डिप्रीसिएशन एडजस्टिंग एंट्री क्या होगा? तो सबसे पहले डिप्रीसिएशन चार्ज करने का एंट्री। क्या एंट्री है? डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और दूसरा ये जो डिप्रीसिएशन चार्ज किया एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उसका एंट्री आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रीसिएशन अकाउंट। देखो हम ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब क्या? नलीफाई कर रहे हैं, हाँ, इफेक्ट जीरो कर रहे हैं। तो ऊपर डिप्रीसिएशन डेबिट किया है क्योंकि लॉस है, तो नीचे क्रेडिट करेंगे ट्रांसफर के लिए। फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्रेडिट किया है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में
अपना रूल के हिसाब से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहां पे लिखते हैं, तो डेबिट साइड में, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया। देखो वापस, अगर आपको अकाउंट से जर्नल एंट्री करना है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब एंट्री में प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, डेप्रिसिएशन। ये देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी 4 सिमिलर टाइप का एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे। इसमें से पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सिमिलर टाइप मतलब थोड़ा सिनोनिम है। एडजस्टमेंट का इफेक्ट ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा अलग आते रहेगा, बट ये आप याद रख सकते हो इकट्ठा, इसलिए ये चारों एक साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर विच आर ड्यू बट नॉट पेड। करंट ईयर का खर्चा है पर हमने अभी तक पे नहीं किया है, ऑल्सो नोन एज अक्रूड एक्सपेंसेस। दे आर नॉट पेड, दस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आउटस्टैंडिंग का ही मतलब क्या हमने देखा, इट इज नॉट पेड, तो पे ही नहीं किया तो बुक्स में कैसे आएगा, राइट? तो पहली बात तो हमें वो बुक्स में मेंशन करना पड़ेगा। पे नहीं किया इसलिए बुक्स में नहीं आया था, लेकिन क्योंकि करंट ईयर का है ना, और प्रॉफिट लॉस भी हमें करंट ईयर का चाहिए, तो वो एक्सपेंसेस हम ऐड कर देंगे। दो इट इज नॉट पेड बट इट इज फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर के जो कंसर्न एक्सपेंस है उसमें हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है तो रेंट में वो ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है तो वेजेस में वो ऐड कर दो। इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग में लिखूं कि प्रॉफिट लॉस में लिखूं, जो पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस है वो जहां पे आएगा उसमें हम ऐड करेंगे। अगर वेजेस है तो वो ट्रेडिंग में आएगा, अगर रेंट है, सैलरी है, मतलब ऑफिस रेंट का बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट लॉस में आएगा, राइट? सो एज पर दैट हमें पहले तो ऐड कर लेना है क्योंकि करंट ईयर का खर्चा है, और दूसरा हम बोल ही रहे हैं भाई ये पेएबल है, ये अभी तक हमने पे नहीं किया है, एनीथिंग पेएबल इज अ लायबिलिटी, सो दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। सो वापस एक बार देख लो इसका इफेक्ट। आप ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, ऑब्वियसली जो भी कंसर्न एक्सपेंस रहेगा जहां पे लिखोगे उसमें वो आउटस्टैंडिंग, जिसका आउटस्टैंडिंग दिया है आपको पार्ट, वो ऐड कर दोगे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। बैलेंस शीट बना के लायबिलिटी साइड में यू विल राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपके लिए नहीं है, हाँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म आउटस्टैंडिंग। हाँ, आलस मत करो, मार्क्स लाना है ना, फुल फॉर्म लिखो। इसके बाद एंट्री क्या होगा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अभी वापस मैं बोलूंगा तो बोलोगे ऐसे क्या आप बोलते हो, क्या बोलूंगा, 11th स्टैंडर्ड में किया ही एंट्री हमने, इफ यू रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये एंट्री हो गया। सो चार में से एक हमने कर लिया, मतलब इकट्ठे चार जो एडजस्टमेंट हमने सीखने हैं उसमें से। दूसरा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग हो गया, अभी क्या, प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया, बराबर, उसी को प्रीपेड बोलेंगे ना। सो प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग एक बार देख लो इंग्लिश में, दे आर एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट ईयर पेड इन एडवांस, ऑल्सो नोन एज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। क्या क्या नाम है ना। सो प्रीपेड मतलब भी क्या, अनएक्सपायर्ड, वो कौन से एक्सपेंसेस है, नेक्स्ट ईयर के, लेकिन अभी पे किया इसलिए तो प्री बोलेंगे ना, राइट। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी एग्जैक्टली अपोजिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आपने इफेक्ट दिया है उसके टोटली अपोजिट इफेक्ट देना है। क्यों देना है वो भी बताऊंगा। अभी अगर मैंने सैलरी, लेट अस अज्यूम सैलरी, ये एग्जांपल लेते हैं, सैलरी मैंने करंट ईयर का भी पे किया और नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया साथ में, एडवांस में, प्री में, राइट। सो मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए कि नहीं, या लॉस जो भी, तो मैं करंट ईयर का ही अमाउंट लूंगा ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड। सो अगर हमने नेक्स्ट ईयर का भी सैलरी पे कर दिया है तो अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट अभी निकालना है, क्या नहीं, मुझे करंट ईयर का निकालना है। सो दैट इज द रीजन फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा कि हम प्रीपेड अमाउंट है वो माइनस करेंगे फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस। देखो, एज पेमेंट इज मेड दे आर रिकॉर्डेड बट नॉट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। आउटस्टैंडिंग में क्या था, पेमेंट ही नहीं किया था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, लेकिन वो करंट ईयर का था इसके लिए ऐड कर दिया। प्रीपेड में क्या है, ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो रिकॉर्डिंग हो चुका है, बट वो करंट ईयर के नहीं है, इसके लिए वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस। वापस सर कौन से साइड पे, अरे नहीं पता मुझे भाई, या तो वेजेस भी प्रीपेड हो सकता है, सैलरी भी प्रीपेड हो सकता है,
ऑफिस रेंट भी प्रीपेड हो सकता है, फैक्ट्री रेंट भी प्रीपेड हो सकता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको ये याद रखना है, अगर प्रीपेड है तो कंसर्न एक्सपेंस में से वो माइनस करना है, भले वो आपने ट्रेडिंग में लिखा हो या प्रॉफिट लॉस में लिखा हो। वो जो हेड ऑफ एक्सपेंस है वो तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे ट्रेडिंग के प्रॉफिट लॉस। ओके, नाउ सेकंड इफेक्ट, हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, ठीक है, हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। सिंस बेनिफिट इज रिसीवेबल इट इज एन एसेट। पेमेंट हो गया लेकिन बेनिफिट डिराइव हुआ क्या? नहीं। कब होगा? नेक्स्ट ईयर। मतलब तब तक के लिए बेनिफिट इज रिसीवेबल के नहीं, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज व्हाट? वेरी गुड, एसेट। सो इसीलिए दूसरा इफेक्ट हम देंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में, राइट। अभी वापस देख लो फॉर्मेट वाइज कैसे जाएगा। ट्रेडिंग या पीएनएल जो भी कंसर्न हेड ऑफ एक्सपेंस रहेगा उसमें से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, राइट। अभी जर्नल एंट्री क्या होगा सर? 11th स्टैंडर्ड में आपने किया है। क्या एंट्री है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ये जर्नल एंट्री है। तो 11 में भी हमने देखा था, अभी प्रैक्टिकली समझ रहे फाइनल अकाउंट्स के वक्त कैसे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सपेंस से रिलेटेड तो बात हो गया, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, लेकिन इनकम से रिलेटेड अभी बात करेंगे। सो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या? इनकम रिसीवेबल, अभी तक मिला नहीं है। स्टैंडिंग आउट है मतलब क्या? अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है, करंट ईयर का ही है, बट क्योंकि अभी तक मिला नहीं है हमने रिकॉर्ड किया रहेगा क्या? नहीं रिकॉर्ड किया रहेगा, बट क्योंकि करंट ईयर का है और मुझे प्रॉफिट लॉस भी करंट ईयर का चाहिए, वो रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम इनकम में ऐड कर देंगे। अरे स्मार्ट हो गए तुम लोग यार, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या मैंने बता दिया आपको, इनकम का आ भी गया एक इफेक्ट, वेरी गुड। सो दे आर इनकम्स ऑफ करंट ईयर येट टू बी रिसीव्ड, आल्सो नोन एज अक्रूड इनकम। अक्रूड, as the amount is not received they are unrecorded in the books। तो अभी रिकॉर्ड करते हैं ना सर, तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम का पहला इफेक्ट हम करेंगे एड टू कंसर्न्ड इनकम, ठीक है। यूजुअली ये कहां पे आएगा? तो प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम ही अपने ज्यादा है ना, लिस्ट लंबा चौड़ा है, बराबर। सेल्स ये एक डायरेक्ट इनकम है अपने पास, बराबर, उसमें यूजुअली ये आने का चांसेस कम है। आउटस्टैंडिंग सेल्स, वाह, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सेल्स को डेटर्स बोलते हैं ना, ठीक है। तो यूजुअली इसलिए मैंने बोला ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम्स में यूजुअली आएगा। और दूसरा, इनकम में तो ऐड कर दिया सर, अभी क्या करेंगे? और ये इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम रिसीवेबल, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज व्हाट? क्या बात है? इट इज एसेट। सो इसलिए हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे, दूसरा इफेक्ट। सो ये देख लो एक बार, हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया इनकम, एड आउटस्टैंडिंग। सर ये इजी है, एक्सपेंस में हमें याद रखना पड़ेगा कहां पे लिखना है। अरे याद क्या रखोगे? पर्टिकुलर हेड आपको समझ जाएगा ना, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, उस हिसाब से ट्रेडिंग या पीएनएल में, लेकिन इनकम तो पीएनएल में, ठीक है। नाउ सेकंड इफेक्ट क्या देना है? तो हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। सुबह आउटस्टैंडिंग इनकम एंट्री क्या करेंगे? अरे बचपन की यादें ताजा करो जरा, 11th स्टैंडर्ड को याद रखो जो सीखा था वो। सो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ये जर्नल एंट्री है अपना। आगे बढ़ते हैं। अभी फोर्थ बचा है, क्या बचा है? क्या लगता है आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, अभी क्या रहेगा फिर फोर्थ? सुपर यार, इट इज प्री रिसीव्ड इनकम। प्रीपेड इनकम तो नहीं बोल सकते ना, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, पेड मतलब एक्सपेंस, रिसीव्ड प्री रिसीव्ड इनकम। अभी प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या? क्या बात कर रहे हो, समझ गए आप? अरे सुपर, प्री रिसीव्ड इनकम मतलब सर वो इनकम जो करंट ईयर का है नहीं, नेक्स्ट ईयर्स का है, लेकिन वो ऑलरेडी मिल चुका है। और क्योंकि वो मिल चुका है हमने रिकॉर्ड कर दिया है, पर मुझे वो करंट ईयर में नहीं लेना है, क्योंकि मुझे करंट ईयर में करंट ईयर के ही अमाउंट्स लेने हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, आपने परफेक्ट जज किया है। ये देखो सब आपके मन में जो चल रहा था वही बोर्ड पे आ रहा है, ये देखो। स्मार्ट बोर्ड के साथ स्टूडेंट भी स्मार्ट होते जा रहे हैं मेरे, क्या बात है। सो ये इसका इफेक्ट क्या देंगे? तो इफेक्ट देंगे सबसे पहला प्री रिसीव्ड इनकम है, इसका मतलब वो हमें कंसर्न इनकम से माइनस करना है। सो फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम कंसर्न इनकम, और दूसरा
क्योंकि प्री में इनकम मिल चुका है, हमें एडवांस में हमें सर्विस देना है, वी आर लायबल टू गिव द सर्विस, तो ये अपना लाइबिलिटी है। कब देंगे सर्विस? नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पैसा नेक्स्ट ईयर का है वो, राइट। सो इसके लिए सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा ऑन लाइबिलिटी साइड, और फॉर्मेट में कैसे जाएगा आपको पता ही है, इनकम लिखना है, लेस आपको करना है एडवांस इनकम, और फिर लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे हमें लिख देना है। चलो जर्नल एंट्री का अगर बात करेंगे तो जर्नल एंट्री ये है, एडजस्टिंग एंट्री फॉर प्री रिसीव्ड इनकम। देखो क्या लिखा है, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट। ये किया था कि नहीं, सच्ची सच्ची बताओ 11 में ये चारों एंट्री। फिर 11 का बेस याद रखना है हमें, आगे आगे बढ़ने से, ठीक है, आगे आगे बढ़ने से नहीं, क्या आगे आगे बढ़ते रहेंगे विथ द प्रीवियस बेस। सो ये चार एंट्री हमने समझा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। फिर आगे का एडजस्टमेंट्स भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मॉड्यूल में।